अवगतम। तो उसी में इसको तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल के पाठ में जहाँ कहीं भी आपको कहीं पहले संदेह है, किसी को कुछ पूछना है, तो हम 2-4-10-5 मिनट पहले उसकी चर्चा कर लें, फिर उस प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे। और शास्त्र में त्रिषु संतोष न कर्तव्य अध्ययने जपदानयो, संसार में समस्त चीजों में संतोष करने की बात कही गई है, 3 को छोड़कर, अध्ययन में, जप में और दान में। ये नहीं कि पढ़ लिया बहुत हो गया, इसमें संतोष नहीं। क्या हो सकता है, इसका क्या होगा, आगे क्या होगा, ये समस्त विषयों के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। उसमें नहीं, क्योंकि हम अभी कुछ देर चुप रह जाने का मतलब हमारा ज्ञान अधूरा रह गया। यदि हम उसको क्लियर नहीं करते हैं तो वो आगे के लिए भी दिक्कतें आएगी। अवगतम। एतावता यत् किमपि प्रथमम अवशिष्टम अस्ति तद आधारीकृत्य वक्तव्य है ना। हाँ, यहाँ पर है प्राप्त ही कैसे है प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि धातु संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, सुबुत्पत्ति। सुबुत्पत्ति सुबुत्पत्ति से पहले प्रातिपदिक संज्ञा और धातु संज्ञा साथ में प्राप्त है, ये आपने कहा। उसके बाद आपने कहा कि ये जो है कडारा कर्मधारय इसके अधिकार में नहीं है ये संज्ञाएं, ये कहा। किंतु यहाँ पर तो उसका विषय कैसे बन रहा है, क्योंकि वो तो तब होता है जब दोनों संज्ञाएं साथ में प्राप्त हो रही हो, तो उनमें से जो परा होती है और अनवकाशा होती है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर तो हन की इस अवस्था में धातु संज्ञा हो गई है, वो तो पहले ही हो चुकी है। उसके बाद जब सुरेता, यहाँ क्या है कि आपने कहा यथोद्देश्य पक्ष में क्या होता है, उद्देश्यम अनतिक्रम्य यथोद्देश्यम भविष्यति अनेन किंचित एतावन मात्र में संज्ञा होगी। तो हन जो है उस हन की भूवादयो धातव से धातु संज्ञा भी होगी। और आप कह रहे हो कि हम सूत्र में अधातु ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम में, बात समझ रहे नहीं है। तो अधातु ग्रहण यदि नहीं है तो धातु को भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्योंकि धातु न तो प्रत्यय है न धातु से कोई प्रत्यय आया, इसीलिए प्रत्यांत भी नहीं है। तो धातु प्रत्यय से भिन्न, प्रत्यांत से भिन्न होने के कारण अर्थवान है, इसीलिए हन जो है इसके धातु होने के कारण धातु संज्ञा भी प्राप्त है और प्रातिपदिक संज्ञा दोनों ही एक साथ प्राप्त है यथोद्देश्य पक्ष में। अब प्रश्न आया कि आपने कहा कि भाई प्राप्त है दोनों चीजें, मैं ये कह रहा हूं कि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त ही नहीं। क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है वो सूत्र बाद का सूत्र है। समझ वाली बात की नहीं? तो बाद का जब सूत्र है तो इसीलिए परत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होगी और परत्वात् तन्निमित्तक सुप्रत्यय की उत्पत्ति होगी। तो अभी जो आप कह रहे हो कि हन की प्रातिपदिक संज्ञा ही प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अविरोध है। पूर्व पर को लेकर के जो किसी एक पर संज्ञा का ही बोध होता है वो कहाँ होता है? कडारा कर्मधारी अधिकार के अंतर्गत जो संज्ञाएं आती है उसमें दोनों के एक संज्ञा साथ में होने से विरोध होता है। अब यहाँ यथोद्देश्य पक्ष में धातु संज्ञा भी प्राप्त हो रही है और प्रातिपदिक संज्ञा भी प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों संज्ञाएं जब होगी तो फिर क्या करें? तो कहा कि चूंकि यहाँ तो विरोध तो है नहीं, तो धातु संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा जब दोनों एक साथ प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा का निमित्तक जो स्वादि विधि है उस स्वादि विधि की प्रवृत्ति हो जाएगी।
ऐसा पूर्व पक्ष ने उठा करके रखा कि इस तरह से सुबुत्पत्ति होनी चाहिए। उसके लिए समाधान दिया कि नहीं भैया, यथोद्देश पक्ष में भी सुबुत्पत्ति की बात मत कीजिए। ये उठाया, बात समझ में आ रही बात की नहीं? कहा क्यों? कहा कि इसमें भी ऐसा करें कि भविष्यति अनेन किंचित प्रयोजनम, इसके आधार पर जो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो चूंकि सब जगह प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो फिर भूवादयो धातव से एक वाक्यता हो करके जो लट लकार या तिप होता है, सब जगह प्रातिपदिक संज्ञा से सु की ही उत्पत्ति होने लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये तिप जो है इसको कहीं अन्यत्र जगह नहीं मिलेगा, तो ये निरवकाश हो जाएगा, और निरवकाश होने से अपवाद हो गया। इसीलिए प्रातिपदिक संज्ञा को तो ये रोक देगा, नहीं स्वादि को तो रोक देगा, लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा जो हो चुकी थी वो तो अभी गई नहीं। यथोदेश प्राप्त संज्ञा तो बनी हुई है, तो प्रातिपदिक संज्ञा निमित्तक सूप प्रत्यय तो नहीं आएगा, लेकिन नलोप हो जाएगा। इसीलिए नलोप की स्थिति तो यथोद्देश पक्ष में होगी ही, उसका कोई वारण नहीं कर सकते बिना अधातु ग्रहण किए। सूत्र में बिना अधातु ग्रहण किए यथोद्देश में वारण संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में, चूंकि यथोद्देश में इसका वारण संभव नहीं है, तो उसका प्रश्न मूलकार ने नहीं उठाया। बात समझ रहे? फिर क्या कहा कि चलो कार्यकाल पक्ष में विचार करते हैं। तो कार्यकाल पक्ष में जब हम कार्य करने लगेंगे, तो अहन और जब तिप का लोप कर दिए, उस समय में यदा कार्यम तदा संज्ञा, तो अहन में न के लोप की हम प्रवृत्ति करने लगे कि न को लोप करना है। तो न को लोप करोगे तो क्या करोगे? प्रातिपदिक संज्ञा करोगे। प्रातिपदिक संज्ञा करते समय में कहा कि ऐसे भाई हम तो क्या कर देंगे, यहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय ले आएंगे। तो प्रत्यय ले आएंगे तो ये प्रत्यांत हो जाएगा। अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम में आप कह रहे हो प्रत्यांत को छोड़ करके, तो प्रत्यांत को छोड़ करके तो ये तो प्रत्यांत ही हो गया, इसीलिए अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। तो कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम में प्रत्यय लक्षण को ला करके प्रत्यांत परिदास की प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि होती तो फिर नौगी संबुद्धियो सूत्र में यहां निषेध करना व्यर्थ हो जाता। क्यों? वहां भी हे राजन सु, इस स्थिति में जब कार्यकाल पक्ष में सु का आपने लोप कर दिया, तो न को अब हमको लोप करना है। न को लोप करने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अभी, और प्रातिपदिक संज्ञा करके अभी हम प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से क्या ले आएंगे? सु ले आएंगे। तो फिर ये प्रत्यांत आगे प्रत्यय आ जाएगा, तो न अंत में नहीं मिलेगा। तो न अंत में जब नहीं मिलेगा, तो इसके न लोप की तो प्राप्ति थी ही नहीं, न लोप होता ही नहीं। और न लोप जब नहीं होता, तो फिर आप नौगी संबुद्धियो सूत्र बनाए क्यों? नौगी संबुद्धियो सूत्र बनाए हो, इसका मतलब प्रत्यय लक्षणम से यहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से ला करके प्रत्यय परिदास नहीं करना, प्रत्यांत परिदास नहीं हो सकता, तभी तो सूत्र सार्थक है। तो कहा कि इसीलिए ये नौवी संबुद्धियों एक सिद्धांत दिया कि भैया देखो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम को मान करके प्रत्यांत परिदास की प्रवृत्ति नहीं होती। उसी में कहा अन्यथा कथम अन्यथा राजा इत्यादि सिद्धियत, यदि ऐसा नहीं कहोगे तो आप बताओ कैसे राजा की सिद्धि हो पाएगी? क्योंकि आप कार्यकाल पक्ष में करते हो, तो राजन शब्द से जब सु लाओगे, राजन शब्द से जब सु लाओगे, तो कार्यकाल पक्ष में सु का लोप हो चुका है अभी, तो राजन, इस अवस्था में हमको राजन में नकार का लोप करना है। नकार का लोप करना है, तो क्या ले आएंगे हम? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से सु को लाएंगे। सु को लाते ही अब ये अंत में आ जाएगा सु, अंत में आएगा सु, तो अब ये प्राप्त अंत में रहा नहीं। तो जैसे वहां हे राजन में न का लोप नहीं हो पा रहा था, वैसे भी अब यहां भी राजा की भी सिद्धि, तो इसीलिए भैया राजा की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। अतः मैं आपको कह रहा हूं कि नौगी संबुद्धयो सूत्र से आप ये सिद्धांत मानिए कि
कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम के क्षेत्र में प्रत्यांत परिदास नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही बात की नहीं? अब उसी बात पे कहा कि नहीं नहीं, आप जो ये बात कह रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं कि नौगी संबुद्धियों जो निषेध करता है, ये निषेध तो कहां करेगा? जहां स्वादि प्रत्यय होगा। स्वादि प्रत्यय करेगा ना, तो स्वादि प्रत्यय का निषेध करता है तो नियम भी स्वादि विधि में ही लागू होगा। नियम भी स्वादि विधि में लागू होगा। तो आप तो स्वादि विधि में ही तो कह सकते हो कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यांत परिदास नहीं होता है। तो राजा की तो सिद्धि कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अहन ती, इस अवस्था में तो ती है ना, ती तो तिङंत है ना, तो तिङंत के लोप होने पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से तो हम प्रत्यांत परिदास कर सकते हैं, क्योंकि आपका नियम तो सुबुत्पत्ति के विषय में कह रहा है, यहाँ तो कह नहीं रहा है। तो हम यहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से यदि कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है? फिर अधातु ग्रहण क्यों किया? न लोप का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। कहा कि नहीं नहीं, यहां भी नहीं कर सकते। क्यों? कि जब तक कोई विशेष बाधक नहीं होता है, असतिवाद के सामान्य पक्षपात है, जब तक कोई बाधक नहीं हो, विशेष विधान नहीं हो, तब तक नियम की प्रवृत्ति ज्ञापन जो होता है वो सामान्य होता है। ज्ञापन होता है सामान्य। ज्ञापक क्या होता है? तो सामान्य है। तो जैसे नौगी संबुद्धियों सूत्र से निषेध करके सुबंत स्थल में प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम में मान करके प्रत्यांत परिदास नहीं मानते हो, वैसे तिङंत स्थल में भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यांत परिदास नहीं कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? कहा कि भैया यदि ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम विशेष बात पे ही अड़े रहोगे, क्या कि मैं विशेष स्थल में ही करूंगा, सुबंत स्थल में ही इसका निषेध लागू होगा, तिङंत में लागू, इसी जिद पे तुम यदि अड़े रह जाएगा, तो अब तुमको मैं बता रहा हूं, मैं तेरी ही बात कर रहा हूं कि तू बता कि फिर तो विशेष नियम किसका होगा भैया? गी और संबुद्धि में ही निषेध करता है। गी और संबुद्धि में ही निषेध करेगा, तो तुम्हारा विशेष विधान कहां लागू होगा? गी में और संबुद्धि में। इसके अतिरिक्त जो स्वादि है वहां लागू नहीं होगा। यदि अतिरिक्त स्थल में स्वादि लागू करोगे तो सामान्य नियम हुआ, अतिरिक्त में नहीं करोगे तो विशेष हुआ। अब यदि तुम कह रहे हो कि मैं विशेष में ही लागू करूंगा, तो तुम बताओ कि राजपुरुषः जब समास करते हो तो राजन नंगस पुरुष सु, इस अवस्था में जब सु का लोप कर दिए हो तो राजन इस अवस्था में कार्यकाल पक्ष में हम न का लोप करना चाहते हैं। न का लोप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अब हम प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लाएंगे। प्रत्यय क्या था भैया? राजनगस। क्या था? राजनगस, यही था ना। अब राजनगस था, अब वहां तो तुम सु के विषय में नियम कर, हमको कोई दिक्कत नहीं। गस के विषय उसमें संबुद्धि में नियम कर, कोई दिक्कत नहीं। गस में तो तुम्हारा नियम लागू, अब लागू नहीं होगा तो यहाँ प्रत्यांत परिदास आएगा कि नहीं आएगा? तो नौ अंत में नहीं मिलेगा, नौ नहीं मिलेगा तो नौ लोक की स्थिति नहीं बनेगी। तो राजपुरुषा की सिद्धि कैसे होगी? तो राजपुरुषा सिद्ध तर यदि तुमको करना है तब तो सामान्य नियम, और सामान्य नियम मानोगे तो फिर आहन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तस्मात् कार्यकाल पक्ष में जो नियम बना है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इस प्रत्यांत परिदास की प्रवृत्ति, इसमें प्रत्यांत परिदास की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब बताओ, समझ में आ गई बात? अब कोई दूसरा प्रश्न इसके आगे है जो कुछ बोलो, बोलो। और किसी को प्रश्न कोई? बोल। नास्ति तरी अद्यतन पाठ प्रारंभ नहीं है? ये कहाँ गई है? चलो अब यहाँ कल इसी तरह से एक आपकी चर्चा
थी जिसमें मुझे लग रहा है कि आप लोग तो या तो समझ गए हो, प्रश्न नहीं पूछोगे। प्रश्न वही नहीं पूछता है, या तो जिसको सब कुछ समझ आ जाता है कि क्लियर है तो प्रश्न की कोई स्थिति नहीं रही, या जिसको कुछ समझ में नहीं आता है वो प्रश्न पूछेगा क्या, समझ में ही नहीं आया तो तुम लोग किस श्रेणी में हो पहले तो ये बता दो, क्योंकि मध्य में रहने पर प्रश्न होना चाहिए हैं? और मध्य में नहीं हो तो किस में हो। अस्तु, चलिए अब अपना प्रसंग हो गया और आज का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। लेकिन मम केवलम एतदेव तात्पर्यमस्ति, यदि कुत्रचित् विषयस्य गांभीर्यम् अस्ति चेत् तर्हि तत्र यदि काठिन्यम् अस्ति चेत् तर्हि भाषायाः प्रतिबन्धः तत्र न स्यात्। अतः हिंदी भाषायां प्रथमम् आत्मीयं यत् स्वरूपं वर्तते, यस्यां भाषायां चिन्तनं स्वतः भवति, तस्यां भाषायां विषयस्य अवबोधः स्वतः एव भवति। एतावता प्रथमं तावत् तस्यामेव भाषायां विषयस्य अवबोधः करणीयः, तदनन्तरं मनसि यो भावः भवति तस्य अनुवादः अथवा तत्र अन्यासु भाषासु प्रयोगः अत्यन्तं सरलः भवति। एतावता सामान्यं संस्कृत कक्षा भवतु नाम, परञ्च यदि कुत्रापि विषयस्य गाम्भीर्यं भवति चेत्, प्रश्नः यदि भवति चेत् तर्हि स यदि हिंदी भाषायां शुक्रः स्यात् तदा तस्य समाधानं तस्यां भाषायां कर्तव्यम्। अवगतम्? आज का पाठ प्रारंभ करें। चलिए। ओम शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी, शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी, नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी, तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी, सर्वैश्वर्यमयी सदा शिवमयी, मां पाहि माताम्बिके। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मताम्। अद्य इदानीं ह्यस्तने दिवसे अस्माभिः अहन् इत्यत्र नलोपो मा भूत् इति प्रसङ्गमाश्रित्य आधातुग्रहणे शब्दरत्नकारेण यद्यत् किमपि उक्तं, यच्च समाधानं दत्तं, तत् सर्वम् अस्माभिः अधिगतम्। इदानीं प्रत्ययग्रहणस्य किं प्रयोजनम्, अर्थात् अर्थवदधातुर प्रत्ययप्रातिपदिकम् इत्यत्र अप्रत्यय इति कथम् उक्तं, तस्य प्रयोजनं मूले तावत् लिखितं। किं लिखितं? हरिषु करोषि इत्यादि स्थले सुपसिपोर्माभूत् इति मूल पंक्ति। अवगतम्? अर्थात यदि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रे अप्रत्यय इति नोच्यते चेत् तर्हि प्रत्ययं वर्जयित्वा यत् अर्थवत् शब्द स्वरूपं तत् प्रातिपदिक संज्ञं स्यात् इत्यर्थः न स्यात्। केवलं कस्तावदर्थः? धातुं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यादिति। तर्हि हरिषु करोषि इत्यादि स्थले सी सु हरिशब्दात् सप्तम्येकवचने सुविभक्तौ हरिषु इत्यत्र सु या वर्तते, करोषि इत्यत्र स्थिप या वर्तते, शी या वर्तते, तत् प्रत्यय अस्ति, प्रत्यांतं नास्ति, धातुरपि नास्ति। तर्हि प्रत्यांतस्य अभावात् अधातोः इति प्रसंगात् धातुरपि नास्ति। एतावता परञ्च तस्य अर्थः अस्ति न वा? सु इत्यस्य अर्थः अस्ति न वा? कस्मिन् अर्थे? एकत्वम् अर्थः। तर्हि अर्थविशिष्टः जातः। एतावता सु इत्यस्मादपि सुप्रत्ययः, एवं च करोषि इत्यादि स्थले शी इत्यस्मादपि सी प्रत्ययः इत्येव भविष्यति। अवगतम्? तर्हि इदानीं
यदि अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रे प्रत्यय ग्रहणं करोमि चेत् तर्हि तस्य अर्थः भवति प्रत्ययं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञं स्यात्। तर्हि सु इति प्रत्ययः सि इति प्रत्ययः, अतः अस्य प्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति इत्येव तदेव मूले लिखितम्। अत्र शब्दरत्नकारः किं कथयति इति तावत् प्रथमं द्रष्टव्यम्। अत्र सुपसिपो मा भूत् इत्येव उच्यते। तयोः प्रातिपदिकत्वे तत्सामर्थ्यात् औत्सर्गिकैकवचने तत्श्रवणापत्तिः। शब्दरत्नम् अवगतम्? अर्थात सुप सिप मा भूत् है? यदि भविष्यति चेत् का क्षति, यदि भविष्यति चेत् का क्षति। तर्हि सु इत्यस्मात् सु इति जाते तस्य ऋत्वे विसर्गे हरिसु करोषि इति रूपं स्यात्। अवगतम्? यदि प्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति चेत् तर्हि प्रातिपदिकत्वे स्वादित्पत्ति भविष्यति। स्वादित्पत्ति भविष्यति चेत् तर्हि तत्र विसर्गः एवं च हरिषुः करोषिः इति अनिष्टापत्तिः। अवगतम्? अवगतम्? परम समझ में आ रहा कि नहीं? तयोः प्रातिपदिकत्वे मूल में ये नहीं कहा, मूल में क्या कहा? सुप सिपोर मा भूत्। भविष्यति चेत् किं भविष्यति? सुपः श्रवणापत्तिः। इदानीं सुप नास्ति, प्रातिसंज्ञा नास्ति, प्रत्ययग्रहणेन तस्मात् सुपः श्रवणं न भवति। यदि सुप भविष्यति चेत् श्रवणापत्तिः। अत्र कथयति अयि भोः कथं श्रवणापत्तिः? यतो सु इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः? सुप्रत्ययः एकत्वे अर्थे। अत्र सामान्ये नपुंसकम् इति नियमेन नपुंसकत्वे सु भविष्यति। किं? सामान्ये नपुंसकं पुंस्तितु न भविष्यति, प्रत्ययस्य स्त्रीलिंगेपि न भविष्यति। तर्हि कस्मिन् अर्थे? नपुंसके। तो यदि नपुंसके अर्थे सु भविष्यति चेत् तर्हि स्वमोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण सुपः लोपः स्यात्। यदि सुपः लोपः भवति चेत् तर्हि सुपः श्रवणापत्ति कथम्? श्रूयते न वा? अवगतम्? इदानीं भवता किम् उक्तं? सुपः श्रवणापत्ति। अहं कथयामि अयि भो कथं सुपः श्रवणापत्ति? यतोहि अत्र सामान्य नपुंसकम् इत्यत्र नपुंसकत्वे सु यदि अस्ति चेत् तर्हि स्वमोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण लुक् भविष्यति। तो श्रवणापत्ति नास्ति। कथं भवता अयं दोषः उपस्थापितः श्रवणापत्तिः इति प्रश्नं मनसि निधाय पुनः शेखरकारः वो शब्दरत्नकारः कथयति अयि भोः श्रवणापत्तिः भविष्यत्येव नपुंसकत्वमादाय यद् भवता उच्यते यद् स्वमोर् नपुंसकात् इति सूत्रेण तस्य लुक् भविष्यति इति भवतां कथनं न युक्तम्। कथं न युक्तं मयि? किं कथयति? विभक्त्यर्थस्य लिंगं प्रति स्वरूपायोग्यत्वेन नपुंसकत्वाश्रयो विभक्ति लुक न विभक्ति लुक है न। आप ये पंक्ति समझनी है।
क्या कह रहे हैं? विभक्त्यर्थस्य लिंगम प्रति स्वरूपायोग्यत्वेन। भाई आप ये समझो कि जहां नपुंसक जो है प्रातिपदिकार्थ का विशेषण होता है, क्या समझेंगे? जहां प्रातिपदिकार्थ विशेष से रहेगा, जहां प्रातिपदिकार्थ समझ रहे हैं, वही विशेषण रूप में भाषित होने वाला जो विशेषण रहता है वही नपुंसकत्वाश्रय सुपलोक होता है। नपुंसकत्वाश्रय सुपलोक कहाँ होता है? जहां यत्र विभक्त्यर्थस्य लिंगम प्रति स्वरूप योग्यता भवति तत्रैव विभक्ति लुक भवति। यत्र स्वरूप योग्यता नास्ति लिंगस्य, अर्थात यत्र लिंग निष्ठ प्रकारता निष्ठ प्रातिपदिकार्थ निष्ठ विशेष्यता शब्द बोधो भवति तत्रैव लुक भवति। तत्रैव अर्थात प्रातिपदिकार्थ जहां जहां लिंग रहेगा वहां वहां प्रातिपदिकार्थ रहेगा। तो प्रातिपदिकार्थ जहां विशेष्य होगा उसमें जब विशेषण रूप से भाषित होता है तो प्रातिपदिकार्थ निष्ठ लिंग प्रकारता निरूपित जो है उसका विषय जब प्रातिपदिकार्थ का विषय होगा तभी क्या होगा? तभी लोप होगा। विभक्त्यर्थ जो है सुप सिप क्या है? प्रत्यय है ना, तो सुप सिप विभक्ति है, तो यहाँ विभक्त्यर्थ होगा सुप में। उसमें जो लिंगार्थ है वो उसमें स्वरूप योग्यता ही नहीं है। स्वरूप योग्यता ही नपुंसकत्वेन जो स्वरूप योग्यता होनी चाहिए वो स्वरूप योग्यता नहीं है। क्यों नहीं है? कि विभक्त्यर्थस्य लिंगम प्रति स्वरूप योग्यता नास्ति। कथम कुत्र स्वरूप योग्यता भवति? यत्र प्रातिपदिक जन्य प्रातिपदिकार्थ विशेषता भवति। यत्र प्रातिपदिक जन्य प्रातिपदिकार्थ विशेषता, जैसे पुस्तक, पुस्तक बोलते हो तो पुस्तक शब्द जो है इस शब्द से जो पुस्तकत्व अर्थ है प्रातिपदिकार्थ, उसमें जब नपुंसकत्व रहता है तो वो प्रातिपदिकार्थ उसका विषय हुआ, विशेषण के रूप में भाषित होने वाला जब ये है तो वहां तो बन जाएगा। यहाँ तो प्रातिपदिक है नहीं, सुप सिप, ये क्या है? विभक्ति। विभक्ति में रहने वाला अर्थ जो होगा वो विभक्त्यर्थ होगा ना, नहीं समझे कि नहीं? विभक्त्यर्थ होगा। अब विभक्त्यर्थ जो होगा उसमें रहने वाला जो लिंग है वो लिंग प्रातिपदिकार्थ विषय है, विशेष से भिन्न हुआ। तो भिन्न हुआ तो इसीलिए ऐसे जगह पर में इसकी, ऐसे जगह में यह नपुंसकत्व आश्रय करके लुक नहीं होगा। तो जब ऐसी स्थिति में नहीं होगा तो आप कैसे कह रहे हो? बात समझ में आ रही? बात प्रश्न अवगतः समाधानम अपि अवगतम तर्हि अत्र हाँ हाँ अस्तु तत्कथयामि। एकं प्रथमं तावत् एक एव पक्षः इदानीम् उपस्थापितः। तत्समाधानं किं कृतं? प्रथमं विभक्त्यर्थस्य लिंगस्य स्वरूपस्य प्रातिपदिकार्थनिष्ठ विशेषता प्रति तत्र स्वरूप योग्यता एतावता विभक्ति लुक इति न भविष्यति। विभक्ति लुक यति जातम तदा उच्यते ओभौ। इदानीम् अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रे प्रत्यय ग्रहणं न करिष्यति है? प्रत्यय ग्रहणं तर्हि प्रत्यय से प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति न वा? यदि प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति तर्हि तद् प्रातिपदिक संज्ञा यां सत्यां तस्य यो हि अर्थः स प्रातिपदिकार्थः अस्ति न वा? तर्हि लिंगम प्रति प्रातिपदिकार्थ निश्चित विशेषता अस्ति न वा? समझ पा रही बात? अभी आपने क्या कहा? ये विभक्ति है,
विभक्ति का अर्थ है, इसीलिए विभक्ति अर्थ होने से इसमें प्रातिपदिकार्थनिष्ठ विशेषता नहीं होने के कारण स्वरूप योग्यता नहीं है लिंगार्थ के प्रति। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र में आप प्रत्यय ग्रहण कर नहीं रहे हो। प्रत्यय ग्रहण नहीं करोगे तो प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा होगी कि नहीं? उस प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा जब हो जाएगी तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से जो उसका अर्थ निकलेगा, अब वो प्रत्यार्थी प्रातिपदिकार्थ ही रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं समझ रहे हैं? प्रातिपदिकार्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जब प्रातिपदिकार्थ है तो इस लिंग के प्रति, लिंगार्थ के प्रति, विशेषण के प्रति प्रातिपदिकार्थ विशेष हो गया कि नहीं हो गया? विशेष हो गया तो अब सु की श्रवणापत्ति होने लगेगी कि नहीं? सु का नलोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने सु का नलोप, मैंने वही विभक्ति लोग समझो। हम क्या प्रसंग चल रहे थे? आपने क्या कहा पहले? सुप श्रवण होने लगेगा। हमने कहा सुप श्रवण नहीं होगा। क्रम से समझते रहो, क्रम में चेंज होगा कि विरुद्ध, दिमाग विरुद्ध हो जाएगा। पहले क्या कहा? सुप की श्रवणापत्ति होगी। हमने कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सामान्य नपुंसकम से नपुंसक होगा, अतोम से इसका लोप हो जाएगा, नहीं होगा। हम हैं सुप की श्रवणापत्ति क्रमिक। अरे पहला प्रश्न पक्ष क्या उठा है? सु सुनाई देगा, तो कहला क्या? सु सुनाई देगा। जवाब क्या दिया? नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? सामान्य नपुंसक रहेगा। नपुंसक होने से अतो स्वम और नपुंसकार्थ से लोप हो जाएगा। हमने कहा कि भैया जी ये लोप कर रहे हो ना नपुंसक को मान करके, वो लोप संभव, क्योंकि लिंगार्थ के प्रति विभक्ति अर्थ जो है वो कारण लिंगनिष्ठ प्रकारता निरूपित जो है वो विशेषता तब तक नहीं होगी जब तक प्रातिपदिकार्थनिष्ठ विशेषता नहीं रहेगी। समझेंगे ना? इसीलिए ये विभक्ति का अर्थ है। विभक्ति नहीं है तो प्रातिपदिकार्थनिष्ठ विशेषता नहीं रही, तो योग्यता नहीं है। तो योग्यता नहीं होने के कारण लिंग को प्रातिपदिकार्थ मान करके जो कर रहे हो, नपुंसक मान करके, ऐसे जगह लोप नहीं होगा। नहीं समझेंगे ना? तो अब क्या होगा? अब क्या हुआ? लोप नहीं हुआ तो प्रथम पक्ष में श्रवणापत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? उल्टा कर रहे हो, ध्यान रखना। पहले क्या कर रहे थे? नपुंसक हो करके विभक्ति का लोप कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि अब लोप नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कि नहीं भैया लोप हो ही जाएगा, क्योंकि हम तो इस सूत्र में प्रत्यय ग्रहण करेंगे नहीं। प्रत्यय ग्रहण प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रत्यय ग्रहण के अभाव में प्राप्त संज्ञा करेंगे तो सु और सी की प्राप्त संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? तो अब उससे जो अर्थ निकलने वाला होगा वो प्रातिपदिकार्थ ही तो रहेगा। क्या रहेगा? प्रातिपदिकार्थ रहेगा। तो इसमें जो लिंग है इसके प्रति विशेष प्रातिपदिकार्थ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो हो गया जब, तो अब ऐसी स्थिति में सु की स्थिति अब नहीं बची भैया। सु का लोप तो अतोम से हो ही जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? समाधान कहा कि हो, तो ये बात तो कह रहे हो बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन तीसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। सु का लोप तो हो जाएगा, क्या उलझ गई? उलझ गई क्या? देखो ध्यान दो। पहले कहा सु सुनाई देगा। हमने कहा कि नहीं, स्वम और नपुंसकार्थ से लोप हो जाएगा, इसीलिए नहीं सुनाई देगा। फिर हमने कहा कि नहीं भैया सुनाई देगा ही, क्योंकि उससे नपुंसक मान करके लोप नहीं होगा। फिर हमने कहा ये भैया तू जो कह रहा है ये तेरी बात ठीक नहीं है, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ रहेगा। प्राप्त संज्ञा होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ तो सु तो लोप हो जाएगा। तो अंत में हम कहाँ पहुंचे? सु का लोप हो जाएगा। इसीलिए सुप श्रवण की आपत्ति जो आप दे रहे हो वो आपत्ति ठीक नहीं है। यहां तक हम अभी पहुंचे है ना? अब कहते हैं कि अब तेरे से तो कौन शास्त्रार्थ करे, चल तेरी ये बात छोड़ रहे हैं। लेकिन तीसरी समस्या हो जाएगी। तीसरी समस्या क्या होगी कि अब सु की प्राप्त संज्ञा कर दिए हैं, भले ही तू सु का लोप कर दे, नहीं माने सु का लोप कर दिया, तो सु का लोप कर दिए तो भी ये सु जो है या सी जो है अब पद बन गया कि नहीं बन गया?
पद बन गया ना, प्राप्त संज्ञा होगी, सु भी आ गया, सु का लोप भी कर दिए, तो सु का लोप होने के कारण सुबंत हो गया, सुबंत होने से तिगंत हो, माने सुबंत और तिगंत करोसी में, तिगंत होते ही अब प्राप्त संज्ञा होगी, प्राप्त संज्ञा होगी, पद बन गया, पद बन गया ना। अब जब पद बन गया, तुम्हारे पास एक सूत्र है, 7 पदादियों। क्या सूत्र है? 7 पदादियों। कहता है पदादे आकार सकार से सा, पद के आदि में जो सकार हो उसके स करोगे, तो सी में जो स बचा है, हरीसु में जो सु है, ये क्या है? पदात आदि ही। विग्रह करोगे क्या? पद से आदि नहीं, पदात आदि। पद के आदि में जो है, पद से परे जो पहले बाद में आदि है, तो हरि कौन हो गया? हरि। उसके बाद में कौन है? स। वो पदादि हो गया, पदादि हो गया तो सत्व निषेध, सत्व निषेध हो गया तो अब स्थिति क्या बनेगी? दंत सकार हरिसु करोसी, ये अनिष्ट रूप होने लग जाएगा। इसीलिए ये अनिष्ट रूप न बने, इसीलिए प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करनी है, इसीलिए सूत्र में अप्रत्यय ग्रहण करना पड़ेगा। अवगतम? कोई अन्य उपाय नहीं दिख रहा है। तस्मात, अब इस एक पंक्ति को अत्र, अब पंक्ति पे आ जाओ। तयो नाम सुप सुपो हो प्रातिपदिकत्वे तत्सामर्थ्या, प्रातिपदिकत्व सामर्थ्या औत्सर्गिक एकवचने तत्श्रवणापत्ति, सुप की श्रवण होने लग जाएगी। अब किसी ने कहा कि भैया सुप की श्रवणापत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? विभक्त्यर्थस्य लिंगम प्रति स्वरूपायोग्यत्वेन नपुंसकत्वाश्रयो विभक्ति लुक न, है ना? क्लियर हो गया? है? यहां तक होगी ना बात? यहां तो होगी ना श्रवणापत्ति। अब इस श्रवणापत्ति जो है, हाँ भविष्य थी ना भाई। अभी तो क्या कहा? विभक्ति लुक नहीं होगा तो श्रवणापत्ति होगी। ये कब तक है? जब विभक्ति अर्थ मान रहे हो तब तक। लेकिन अब बीच में आ जाओ, अब इसमें नहीं है शब्द रत्न में। शब्द रत्न में जो उत्तर दिया है उसका प्रश्न पहले समझोगे तब ना। तो प्रश्न ये किया कि भाई जब लिंग को प्रातिपदिकार्थ मानोगे, लिंग को, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण किया नहीं, प्रत्यय ग्रहण जब आपने नहीं किया तो ऐसी स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होगी प्रत्यय की। तो प्रत्यय की संज्ञा होगी तो प्रातिपदिक बन गया कि नहीं? उसका अर्थ प्रातिपदिकार्थ होगा कि नहीं? प्रातिपदिकार्थ होगा तो सु का लोप हो जाएगा, बन जाएगा ना। प्रातिपदिकार्थ विशेष बन गया लिंग का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सु सुनाई नहीं देगा। ये लास्ट सिद्धांत तक पहुंचा दिया था। उसके बाद इस अंतर्गर्भित बात को मन में ध्यान में रख करके से शब्द रत्नकार ऊपर उत्तर दे रहे हैं। तो भैया तत्सत्व, यदि तुम ऐसा करोगे, सु का लोप कर भी दोगे, नहीं समझे? तत्सत्व नाम प्रातिपदिकार्थ को लिंग का विशेषण मान करके यदि सु का लोप कर भी दोगे तो तत्सत्वे तु पदादित्वेन, तत्सत्वे तु पदादित्वेन सत्व निषेधापत्तिर दोष इति भावः। ऐसी स्थिति में 7 पदादियों से होने वाला जो सत्व निषेध है वो होने लग जाएगा। तो हरिषु करोसी में जो मूर्धन्य शकार सुनाई दे रहा है वो सुनाई नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हरिषु करोसी में अनिष्टापत्ति हो जाएगी। ये रूप ठीक नहीं बने। हाँ, कुछ पूछना चाहता है? क्लियर? आगे बढ़े? पद से आदि करेंगे तब तो फिर पद का तो है ही नहीं ना आदि। पद के आदि में तो सु है ही नहीं, तो प्राप्त ही नहीं है। और जब दोनों विग्रह आपका स्वीकृत है, यदा विग्रह द्वयं क्रियते चेत् तर्हि पदात् आदि इति विग्रह से परित्यागः न करणीयः। कैसे? क्योंकि सो की अभी पद संज्ञा हो जाएगी तो पद का आदि सा हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा।
नहीं नहीं देखो, हो जाएगा एक श्वेता हरि सु पूर्वम हरि इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा आसीत् आसीत् सु आसीत् तर्हि प्रातिपदिकत्वात् पूर्वं सौ इति जाते सति हरि इत्यस्य पदत्वम् अस्ति न वा अस्ति श्रूयतां इदानीं सु इत्यस्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षिता अस्ति तदनन्तरं सु इत्यस्य क्रियते चेत् पूर्वं हरिः इति पदम् अस्ति न वा क्लेशः हरिः पूर्वं प्रातिपदिक संज्ञा आसीत् तदनन्तरमेव सु आगतः हरि शब्दात् प्रातिसंज्ञायां सत्यां सप्तमी एकवचने सु तदनन्तरं सु इत्यस्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षिता प्रत्ययम् अनादृत्य तर्हि तत्र अस्तु न केनापि प्रकारेण पदसंज्ञा तु भविष्यति पदातित्वं तु भविष्यति शत्रुनिषेधः भविष्यति अनिष्टं रूपं भविष्यति तस्मात् किं कर्तव्यं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यं प्रत्ययपरिदाश कर्तव्य एव पदात्परः पदम् आगतं पदं जातं तस्य अन्ते अन्ते कः वर्तते प्रथमः वर्णः कः वर्तते सु वर्तते प्रथमः किं वर्तते हरिसु आसीत् सु अनन्तरं सु इत्यस्य प्राप्तिः हरिसु इत्येतत् घटकसमुदायस्य पदसंज्ञा भविष्यति न वा भविष्यति न तर्हि तस्य अवयवः तु प्रथमः सु एव भविष्यति अवगतम् अवगतम् तर्हि तत्रापि अस्तु न भवतु न कदाचित् सा चर्चाविषयः इदानीम् अवगतम् पुनः अग्रे पठताम् अग्रे किं लिखितमस्ति मूले पृथक् मूले आगच्छति ते मूलस्य शब्दरत्नम् अब प्रत्यय परिदान्तस्य प्रत्यय परिदासस्य तावद् यत्किमपि तत्त्वम् आसीत् तत् शेखर शब्द शेखरस्य नाम बारं शब्दरत्ने आगच्छति है न इदानीम् अप्रत्यान्त ग्रहणं कथम् अप्रत्यान्त परिदासः कथम् तत्र सूत्रे अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रे किं कृतं भवता अप्रत्यय इति पदमासीत् तस्य अप्रत्यय इत्यस्य अप्रत्ययः इत्योपि अर्थः अप्रत्यान्तः इत्योपि अर्थः कथम् अयम् अर्थः आगच्छति कस्य आवृत्तिः क्रियते अप्रत्ययस्य क्रियते तर्हि एकत्र तदन्त विधि भवति अन्यत्र न भवति कथं नहीं प्रश्नः अस्ति अप्रत्यय इत्यस्य श्रूयताम् अप्रत्यय इत्यस्य आवृत्तिः क्रियते अवगतम् तर्हि अप्रत्ययः अप्रत्ययः इति जातः अप्रत्ययः अप्रत्ययः इति जातः इदानीं भवता किम् उच्यते एकस्य अप्रत्ययस्य प्रत्यान् तदन्त विधिना अप्रत्यान्त इति अर्थः क्रियते अस्माभिः एतावता एकस्य अप्रत्ययस्य अप्रत्यान्तं वर्जित्वा इत्यर्थः आगच्छति अत्र प्रश्नः अयि भोः यदा प्रत्ययद्वयं वर्तते चेत् तर्हि एकत्र तदन्त विधिना प्रत्यान्तग्रहणं भवति अन्यत्र न भवति तत्र किं मानं कथं न तत्र अप्रत्यान्त एव है अवगतं प्रश्नस्तु अवगतः न तर्हि प्रश्नः अवगतः एतावत्
एतावता अस्तु अस्तु न तत्र व्याख्याम् इदानीं न करोमि। इदानीं प्रश्नः किमस्ति, अप्रत्यान्त इति आगतः हाँ? तो अप्रत्यान्त पर्युदासस्य किं प्रयोजनम्? अप्रत्यान्त तर्हि किम् उक्तं? तत्रैव हरिषु करोसि इत्यत्रैव किं विभक्ति विशिष्टयोः मा भूत्। अर्थात न केवलं सु इत्यस्य न केवलं शी इत्यस्य अपितु हरोषि इति प्रकृति प्रत्यय विशिष्टस्य करोषि इति प्रकृति प्रत्यय विशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति यदि प्रत्यांत पर्युदासः न क्रियते चेत् तर्हि हरिषु इति पदम न च प्रत्ययः प्रत्यांत धातु प्रत्यांतं वर्जित्वा इति अर्थस्तु अस्ति एव नहीं, यतो हि प्रत्यांत पर्युदासः अस्माभिः न क्रियते। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः? धातुं प्रत्ययं च वर्जित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपम् इत्येव अर्थः। यदा इत्येव अर्थः तदा हरिषु इति पदं करोषि इति पदं धातुः नास्ति, प्रत्ययोऽपि नास्ति, अर्थवान् अस्ति न वा? अर्थवत् अस्ति। तर्हि अर्थवत् शब्दस्वरूपमादाय तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। प्रातिपदिक संज्ञा यदा भविष्यति चेत् पुनः सुबुत्पत्तिः स एव दोषः। अवगतम्? तदेव उच्यते मूले। अत्र तत्रैव विभक्ति विशिष्टयोर् मा भूत्। अवगतम्? अत्र मूले यदुक्तं तत्रैव तदेव प्रतीकमादाय शब्दरत्नकारः कथयति अत्रापि औपसर्गिक एकवचनापत्तिः। अत्रापि यथा तत्र औत्सर्गिक एकवचनापत्तिः आसीत् प्रत्ययस्थले तथैव अत्रापि औत्सर्गिक एकवचनापत्तिः स्यात्। अवगतम्? अवगतम्? अत्र शंका नास्ति। पुनः केवलं प्रथमं पंक्ति तदनन्तरं व्याख्यानं करिष्यामि। प्रथमः दोषस्तु तावत् यथा प्रत्ययस्थले सुपः श्रवणापत्ति तथा अत्रापि श्रवणापत्तिः एकं। द्वितीयम् अन्यत् किं कथयति? सुपो धातुः इति लुकापत्तिश्च। किं कथयति? सुपो धातु इति। पुनः किं कथयति? पढ़ो। पचेरन् इत्यादौ नलोपापत्तिश्च। पचेरन् इत्यादौ नलोपापत्तिश्च इति तत्र आपत्तित्रयम् उपस्थापितम्। अवगतम्? तर्हि कथयति सुपो धातु प्रातिपदिके इति सूत्रमस्ति। किं कथयति करोति? धातोरवयवस्य प्रातिपदिकस्य अवयवस्य सुपो लुक् भवति तदेव। तर्हि अत्र सुप् भविष्यति। अत्र केनचित् उच्यते अयि भोः यद् भवता उक्तम् इदानीं सुपः श्रवणापत्तिः। अवगतम्? तर्हि अत्र ध्यानं दातव्यं कि प्रत्यांत तदादि भिन्नः अर्थः इदानीं सूत्रे नास्ति। ये ना क्लियर समझ रहे हो ना? तो अब आपने कहा एक वचन हो जाएगा, सु आ जाएगा।
सु की स्थिति यहाँ विसर्ग की आपत्ति के रूप में नहीं होगी, विसर्ग के नहीं होगी। कहा फिर क्या होगा, तो कहा कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो अब जब लुक हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी भैया, भाई हरोसी, हरीसु, करोसी इत्यादि स्थल में आपने क्या कहा, प्रत्यय लोपे, ओ क्या कहा भाई, तत्र अत्रापि प्रत्ययवत की तरह हो जाएगा, तो यहां भी सु आ जाएगा। वहां स्थिति क्या थी, सु की आपने श्रवणापत्ति दिया था, श्रवणापत्ति करके क्या किया था आपने, लोप किया था, लोप किया था ना, है लुक लोप इति संज्ञा लुक, हाँ कर दिया था। तो यहां भी एक तो वही स्थिति बनेगी। तो कहा इस आपने अभी क्या कहा, लुकापत्तिश्च, ये जो द्वितीय जो हेतु दे रहे हैं, लुक की आपत्ति होगी, इस हेतु के पीछे क्या प्रयोजन है, अत्र किम मानम विशिष्टस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् औत्सर्गिकम एकवचनम यदि स्यात् तर्हि औत्सर्गिक एकवचने सत्वे यदि तस्य लुक भविष्यति चेत् तर्हि हानि का, हम पृच्छामि हानि का वर्तते, हरिषु करोषि इत्येवास्ति, स एव दोषः, स एव अत्रापि षत्वापत्तिः स्यात्। अवगतम्? तद् विभक्तिम् आश्रित्य पदस्य विधि, पदस्य आदि इति उद्दिश्य तत्र भविष्यति। अवगतम्? अन्यत् किं भविष्यति इति सुबन्तस्थले उदाहरणं, पच्येरन्, पच धातोः, पच धातोः लिट् लकारे विधिलिङ्गे सत्यं, तत्र कुत्र प्रथमा, प्रथम पुरुष झ आदेशे, तर्हि रण आदेशे, तदनन्तरं पचेरन् इति रूपं कथं भवति, प्रत्ययः यत्र आसीत् झ, झ इत्यस्य स्थाने रण आदेशः, पचेरन् इति जातं, पचेरन् इति जातं, सर्वं सिद्धं, पचेरन् इति जातम्, अवगतम् है ना, या इ इति लोप सर्व पचेरन् इति जातं। तो पचेरन् इति प्रत्यान्त अस्ति न वा, प्रत्यान्त अस्ति न वा, प्रत्यान्त अस्ति, प्रत्यान्त परिदासः सूत्रे नास्ति, नास्ति, एतावता प्रत्यान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति न भविष्यति, तर्हि पचेरन् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति न वा, भविष्यति, तर्हि न लोप प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रे नकार लोपापत्तिः स्यान्नाम है, न लोप तु भविष्यत्येव, तर्हि पचेरन् इत्यादि प्रयोगस्य असिद्धिः। अवगतम्? हरिषु करोषि इत्यादौ तथैव दोषः, एतावता किं सिद्धयति यत् प्रत्यान्त पर्युदासोऽपि कर्तव्य एव इदानीं यावत्, कर्तव्य एव इदानीं यावत्, अभी तक, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यदि सूत्रे प्रत्यान्त पर्युदासः न स्यात् तर्हि हरिषु करोषि इत्यादौ प्रकृत प्रत्यय विशिष्टस्य प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, लुकापत्तिः, पचेरन् इत्यादौ नलोपापत्तिश्च, तन्माभूत्, तन्माभूत्, तदर्थं सूत्रे प्रत्यान्त पर्युदासः कर्तव्य एव। अवगतम्? अत्र पुनः पंक्ति पढ़े, आप लोग भी पंक्ति तो पढ़ो कई बार, पढ़ना पढ़ना, हमको ही पढ़ना पड़ता है, हाँ। अवगतम्? अब क्या कहा, अब देखो स्यादेव इति लिखा, मैंने क्या मूल में कहा लिखा था, अब एक चीज देखो, पहले तो मूल का अर्थ पहले समझ लेना चाहिए,
मूल में क्या कहा? अरे भैया आपने क्या कहा? तत्रैव माँ भूत। हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? न च अंतर्भावेन कांडे कुड्डे इत्यादौ प्राक्पदिकत्वं स्यादेव। किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा करने पर भी, वे श्रवणापत्ति आ गई। किसी ने कहा कि भैया इतना ही नहीं, और भी समस्या आएगी। कांडे कुड्डे इत्यादि प्रयोग में हरस्व होने लग जाएगा, चला, और हरस्व होने के बाद सु की उत्पत्ति होने लग जाएगी। ये किसी पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, जो आप लोग मूल में पहले पढ़ चुके हो। कैसे होगा ये क्लियर है? कथम भविष्यति उच्यताम। अंतवद भावेन, अंतवद भावेन किम तात्पर्यम? हाँ हाँ, सत्यम सत्यम। भविष्यति इति दोषः केनचित् उपस्थापितः पूर्वपक्षिणा न च इति, न च इत्यादिना। तत्र किं समाधानं विहितम्? हाँ, कहा कि कार्यकाल पक्षे नैव इष्ट सिद्धे, कार्यकाल पक्षे नैव इष्ट सिद्धे इति उत्तरं समाधानं दत्तम्। अत्र पूर्वं मूलकारेण यदुक्तं स्यादेवेति अवगतम्, तस्य किं तात्पर्यम् इति स्पष्टयितुं, कथं स्यादेव इति भावं स्पष्टयितुम् अत्र शब्दरत्नकारः कथयति, पूर्वं विभक्त्युत्पत्तये जातस्य अतिदेशेन विभक्त्यन्ते बुद्धिरिति भावः। बुद्धिरिति कथम स्यादेव, ये कहा, ये कब की चर्चा चल रही है? यथोद्देश्य पक्ष में, क्योंकि कार्यकाल पक्षे ने इष्ट सिद्धे कहा। समझ में आ रहे कि नहीं? अवगम्यते। इदानीं किम उच्यते मूले? हरस्वापत्ति ही, हरस्वापत्ति हरस्वत्वं सूरुत्व कांडे कुंडे इत्यादि प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। कथं स्यादेव? तदेव स्वरूपं कथयति। यतो हि किं भविष्यति? यथोद्देश्य पक्षे यदा प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति तर्हि विभक्त्यन्तादेशे सति, यदि कांडे कुंडे इति विभक्ति आदेशः कृतः, अंतवद् भावः कृतः, तदानीं तत्र विभक्ति अन्ते तस्य अतिदेशेन, तस्य अतिदेश बुद्ध्या तस्य प्रातिपदिकान्तत्वम् आगमिष्यति। तर्हि अतिदेश बुद्ध्या यथोद्देश्य पक्षे पूर्वं जातस्य बुद्धि तद विषयम् आदाय विभक्त अंतवद भावेन तस्य अतिदेशं कृत्वा हरस्वापत्ति भविष्यत्येव इति तात्पर्यम्। स्यादेव का तात्पर्यं किम है? यथोद्देश्य पक्षे पूर्वं जातस्य प्रातिपदिकस्य विभक्त्यन्त देशे विभक्त्यन्ते अतिदेशं विधाय तस्य हरस्वत्वं स्यादेव। अवगतम नावगतम? तो ये कहने के पीछे तात्पर्य क्या था? क्यों ऐसा कहा? इसके पीछे इसका मतलब कोई न कोई प्रश्न होगा ना, तभी तो कहा कि स्यादेव। कैसे आपने कहा स्यादेव? फिर उसको आपको जवाब देने के लिए क्या कहा कि प्रथमम जातस्य बुद्धौ
बुद्धिमादाय तदंत एक देशा कृता इति चेत, उस बात को कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि कार्यकाल पक्ष में जब आप इसकी बात कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल का विवरण तो प्रथम पक्ष होगा। यथोद्देश्य पक्ष आपको पता है केवलम प्रत्यय की उत्पत्ति से पहले ही सब कुछ काम संज्ञा देश में ही हो जाएगा। तो यह जो अतिदेश है कौन, अंतादेश, अंतवद भाव, आद्यंत पदे कस्मिन, आद्यंत पदे अंतादिवच्च, अंतादिवच्च क्या करता है, तो उससे अंतवत से आपने क्या किया, किसका आदेश अतिदेश किया, हाँ किसका आदेश किया, प्रातिपदिकत्व का अतिदेश, ये ध्यान रखना है। अब प्रातिपदिकत्व का जब आपने अतिदेश किया, ऐसी स्थिति में उस अतिदेश को भी हम संज्ञा मानेंगे, क्योंकि अतिदेश वाला क्षेत्र आ गया ना, अतिदेश को भी प्रातिपदिक में अतिदेश कर दिया, तो अतिदेश होते ही उसमें अब जो जो काम प्रातिपदिकत्व को माना रहेगा वो विभक्ति अतिदिष्ट जो विभक्ति है उसकी स्थिति होने लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वहां हरस्व की स्थिति बनेगी, और हरस्व की स्थिति बनी तो सु की भी उत्पत्ति स्थिति बनने लग जाएगी। अवगतम। तो इसी बात को लेकर के मूल में कह रहे हैं कि सूत्र में यदि हम प्रत्यांत भिन्न इति प्रत्यांत परिदास अस्माभिः न क्रियते चेत तर्हि कांडे कुड्ये इत्यादि स्थले अंतादिवच्च इति सूत्रेण पूर्वान्तवद्भावं कृत्वा तस्य प्रातिपदिकत्वे जाते हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण हरस्वं स्यान्नाम। अवगतम्। यतो हि कांडे कुड्ये इत्यत्र प्रथम किम जातम, उसका विभक्ति हेतु क्या दी गई है, प्रातिपदिक संज्ञा क्या दी है, और प्रातिपदिक संज्ञा का बोधक अतिदेश शास्त्र किया अंतादिवच्चा से, तो अंत विभक्त्यंत में अतिदेश हो गया, अतः हरस्व की स्थिति बनेगी, सु की उत्पत्ति होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसका जवाब दिया कि ठीक है, आपका ये कहना ठीक है, तो हम कार्यकाल पक्ष में इसका समाधान देते हैं। इस बात को लेकर के कार्यकाल पक्षे इति विषयमाधृत्य पुनः कथयति, कहा शब्दरत्न काल, शब्दरत्नम उद्घाट्यताम्। यथोद्देश्ये पि अत्र का उचित ना कुत्र स्यादेव पूर्वं विभक्त्युत्पत्ते जातस्य अत्यंत अतिदेशेन विभक्त्यन्ते, विभक्त्यंत में बुद्धि कृत्या भाव। अब यहाँ क्या कहा, मूल में कुत्र उक्तम, ध्यानं दातव्यम्, यथोद्देशेऽपि, आगे बोलो, विभक्त्येकादेशो नान्तवत् सप्तमितिकरणे च इत्यादि निर्देशा। तो कहा कि स्वेता, आपने क्या कहा, कार्यकाल पक्ष में इष्ट सिद्ध होगा। अब कार्यकाल पक्ष में यथोद्देश्य कार्यकाल पक्ष ये कहा ना, तो यथोद्देश्य अपि में अपि शब्द लगाया है, तो अपि का मतलब क्या हुआ, अब कार्यकाल पक्ष में तो आप इष्ट सिद्धि कर ही रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपि शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि यथोद्देश्य पक्ष में भी कोई दिक्कत नहीं है। यथोद्देश्य जो समस्या वहां आ रही है, यथोद्देश्य पक्ष में भी वही समस्या आएगी, उसका समाधान भी हो जाएगा। कहा कैसे, आपने वहां विभक्ति का जो है अतिदेश अंतवद्भाव की बात कर रहे हैं, हम यहाँ आपको कह रहे अत्रापि, तो उस मूल में अपि शब्द जो लिखा यथोद्देशेऽपि,
इस अपि शब्द को प्रतीक लेकर के शब्द रत्नकारः अत्र कथयति। श्रूयताम्। अपि न कार्यकाल पक्षेपि इत्यर्थः। कार्यकाल पक्षेपि नहि तत्र पक्षे उपदेशेन एकवाक्यतया अतिदेशेन इत्यत्र मानम् अस्ति। अतिदेश वाक्यतैव ह्रस्वत् प्राप्ते शुभचत्वात्। अब यथोद्देश्य पक्ष और कार्यकाल पक्ष द्वयम् आगतम्। कठिनाई तो नहीं हो रही है? अस्ति कश्चन प्रश्न? नहीं तो जहां तक है वहीं रोक दो, फिर कोई बात नहीं, आगे अपनी क्लास करेंगे। अच्छा, समय आ जाता है। प्रसंग ध्यान रखना। हाँ, प्रसंगम आधारित अस्ति कश्चन प्रश्न चेत। प्रश्न विषय वस्तु पहले वाले के बाद वाले पक्षद्वयम् मया उपस्थापितम् तत्रैव शंका न भवति। यत्र कुत्रापि सर्वम् अधीत्य कुत्रापि संदेहो न भवति। अथ च कुत्र संदेहो न भवति? यत्र किमपि अवगमनं नास्ति। उभयोः आश्रयने नान्तादिवत्। तर्हि अस्तु, यदि शंका नास्ति चेत् तर्हि परञ्च शनैः शनैः प्रतिपद्यते। यतो हि शब्दरत्नस्य तात्पर्य किमस्ति? मूलस्य समग्रमपि तत्त्वं। हाँ, कुछ पूछना चाहते? कोई तो कुछ तो पूछो। अस्तु अस्तु, पुनः अग्रिमे है ना कालांश से